नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। अगर आप भी बिहार विधानमंडल जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वहां जाकर कहां ठहरेंगे, किन से क्या कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिहार विधानमंडल के परिसर में स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस स्वागत कक्ष में आप जा सकेंगे, वहां ठहर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये माना कि पहले बिहार विधानमंडल परिसर में आने वाले लोगों के बैठने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी और वे सीधे अंदर चले जाते थे, लेकिन अब स्वागत कक्ष से लोगों को सुविधा मिलेगी। जो आते हैं कभी वहां तक चले जाते हैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया कि नहीं, उसको इधर ही इंतजाम हो जाए, तो उसी के लिए विभाग ने कर दिया है यहाँ पर। तो उसी को देखने आज हम लोग आ गए। अब कोई भी आएंगे यहाँ पर बैठेंगे, वहाँ से परमिशन हाउस की तरफ से लेकर के ऑफिस से यहाँ से उसको भेजेंगे। लेकिन सर, दिल्ली के तर्ज पर हुआ, दिल्ली पार्लियामेंट में भी इसी तरह की सुविधा है और बिहार में भी हो रहा है। हाँ, तो यहाँ सुविधा नहीं थी, तो यहाँ सुविधा हो ही नहीं। बिहार विधानमंडल परिसर में लंबे अरसे से स्वागत कक्ष की जरूरत महसूस की जा रही थी और आखिरकार आज वह दिन आ गया जब स्वागत कक्ष का उद्घाटन भी हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया है। देखिए, ये शिलापट है और मुख्यमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया है। और निश्चित तौर पर पहले लोग जब विधानमंडल परिसर में आते थे तो वो अंदर तक चले जाते थे, लेकिन ये भव्य और आकर्षक स्वागत कक्ष बनाया गया है और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में जो संसद है उसकी तर्ज पर यह स्वागत कक्ष बनाया गया है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जो लोग आएंगे वे गेट पर ही रुक पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा और फिर स्वागत कक्ष के बाद वो बिहार विधानमंडल में प्रवेश करेंगे। तो यह स्वागत कक्ष, और ठीक इस स्वागत कक्ष में महात्मा बुद्ध की भव्य और आकर्षक तस्वीर जो है वो लगाई गई है और स्वागत कक्ष में जब लोग बैठे आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है और एक बाकायदा यहाँ पर रिसेप्शन होगा और इस रिसेप्शन पर जो लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो जो लोग आएंगे उनको वेरीफाई करेंगे और इसके बाद अंदर से जब अनुमति मिलेगी तब जो आगंतुक होंगे वह अंदर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और लंबे अरसे से इसकी जरूरत भी महसूस की जा रही थी और मुख्यमंत्री ने कहा भी कि विधानसभा अध्यक्ष ने यह पहल की थी और उसके बाद आज स्वागत कक्ष जो है उसको समर्पित कर दिया गया है लोगों के लिए और स्वागत कक्ष आज से ही एक्टिव हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां पर नशे की हालत में लड़की के पिता, चाचा समेत 3 लोगों ने मिलकर लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी और शव को पास वाले खेत में फेंक दिया। घटना नगर थाने के कोटवा गांव की है। मृतक युवती की मां कलावती देवी का आरोप है कि किरण कुमारी की शादी उसके पिता इंद्रदेव राम मशान थाना के बिरछा के नाती शर्मा से कराना चाहते थे, लेकिन किरण और उसकी मां को लड़का पसंद नहीं था, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया। मृतक किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कलावती के मुताबिक उसके पति इंद्रदेव राम हमेशा शराब पीकर घर आते थे और बेटी इसका विरोध करती थी। रविवार की रात में किरण के पिता, उसके चाचा और उसके बड़े पापा ने शराब के नशे में घर पहुंचकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। विरोध करने पर किरण की मां कलावती देवी को भी जख्मी कर दिया है। वारदात के बाद से तीनों आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बिरछा के नाती बाबू शर्मा नाव वो कहत रहलन सन जे हमरा लड़किया से बियाह करे के, हम नीमन नहीं है, हम कहने जो हम बियाह ना करे, हम दूसरा जगह अपना लड़की जो के खोज के बियाह करे। तो एगो वो बाबे ओए के जन वो मोबाइल हमरा बाबू के देले रहला, हमरा चुपे वो मोबाइल वाला तिरबिरवा आला ले गइल बा काने केकरा से मांग के आखी केगा। अब हमर बाबू कौन बाड़ी जो हम पूछी। अनुसंधान के क्रम में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं, अपराधी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हत्या का कारण बताया जा रहा है। इसको आप सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। अगली खबर सिवान से है, जहां
ने पुजारी को गोली मार दी है और गंभीर हालत में पुजारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर पुजारी का इलाज चल रहा है। सूचना पाकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी को गोली मार दी। पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय को 2 गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में अभी भर्ती कराया गया है। चैनपुर ओपी के रामगढ़ गांव की एक घटना है, जहां पुलिस अभी अपराधियों की तलाश में जुट गई है। लगा है, फिर बाएं साइड कमर पे लगा है और गाल पे लगा। अच्छा, ये आप कौन हैं उनके? उनके भाई हैं। अच्छा, भाई हैं। जी जी। अच्छा, कोई विवाद था पौधे से? कोई सर विवाद? कोई भी बात नहीं है सर। इसके पौधे भी वहाँ मैदान मंदिर की पुजारी नहीं सर, आज से सर दो महीना पहले ना, 2 महीना पहले सर, जैसे जाते थे सिसमी गंगा जी रविवार पर स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे भी नोनिया हाई स्कूल के साथ इनके पास वार हुआ था, तो सर उसका FIR हुआ था। पटना के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि रिहायशी इलाके में जगदेव पथ में अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सेक्स रैकेट का धड़ल्ले से काम चल रहा था और बहुत दिनों से ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। कुछ दिन पूर्व भी पटना के जगदेव पथ स्थित अपार्टमेंट से पुलिस ने पार में शामिल लड़कियों को छुड़ाया था। सेक्स रैकेट चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार किया था। पुलिस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की जांच कर रही है, जिससे इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। पुलिस के मुताबिक लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। लड़कियों को देह व्यापार के लिए होटलों और कोठियों में भी भेजा जाता था और उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था। कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे, कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ पर। मुख्यतः उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था। अब जो है इसकी पुष्टि की कौन उसका क्लाइंटेल था और नहीं था, ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है FSL जाँच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। बट ऐसा नहीं कि उस जगह पर सारी लड़कियाँ रहती थी, तो ये वल्नरेबल लेडीज़ रहती थी जो बहुत ही जिनके पास पैसे का सोर्स नहीं होता था या जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, उनको क्विक मनी के लिए जो है ये लड़कियां सुमन देवी और ये जो है उनको प्रलोभन देते थे। तो इसके ज़रिए जो है इनके साथ गलत काम करवाया जाता था। जो मेन विक्टिम जो उस अपार्टमेंट में रह रही थी, उसको जो है हर रात उसको वो कम से कम 1 महीने यहाँ रही है, तो वहाँ पे कम से कम उसके 25 रातों में उसके साथ गलत हुआ और कई बार सेम रात को उसके साथ 2 लोगों ने गलत काम किया। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में एक शव बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस मौजूद है मौके पर और शव की तलाश की जा रही है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शव किसका है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक होटल के बाथरूम में युवक का शव संदेहास्पद परिस्थिति में मिला। ब्रह्मपुरा पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो पाया कि बाथरूम में उसका शव फर्श पर पड़ा हुआ है। कमरे से आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान मुंबई के बसंत नगरी गुलमोहर के सागर अरुण नायक के रूप में हुई है। उनका एक बैग टेबल पर रखा हुआ मिला, उसका मोबाइल भी सही सलामत था। होटल के कर्मचारी रंजीत कुमार के मुताबिक युवक खुद को इंटीरियर डिजाइनर बता रहा था। उसके आधार कार्ड की एक कॉपी काउंटर पर भी जमा की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोई रिस्पांस नहीं हुआ। फिर शाम को फिर कॉल बेल किए, कोई रिस्पांस नहीं हुआ तो उनके मोबाइल पर फ़ोन किए तो वो बोला जो वो नंबर दूसरे नंबर पर कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा हमको संदेह हुआ तो फिर हम अपने थाना बगल में जो है ब्रह्मपुरा उसमें इन्फॉर्म किए। इन्फॉर्म करने के बाद शीशा उसा टूट के देखा गया तो गिरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, लेकिन हर बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हैं। और कुछ इसी प्रकार की खबर लखीसराय से सामने आई है, जहां लखीसराय के सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में बिजली की
के कारण नवजात बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वार्ड में भर्ती बच्चों का जीवन खतरे में रहता है। समय से बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण वार्ड में लगी आधुनिक मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। कुछ मशीनें तो अब खराब हो चुकी हैं। अस्पताल प्रबंधक के मुताबिक कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई, लेकिन उसकी तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे आपूर्ति में सुधार हो सके। परमानेंट सोल्यूशन तो बिजली विभाग वाले ही कर पाएंगे, क्यों फ्लक्चुएशन होता है बार बार। बात की है, फिर ऐसा होगा तो हम लोग फिर बात करेंगे, उनके यहाँ जाकर बात करेंगे। यहाँ रात में दिखता है नहीं बच्चा के उठ के, हम ही सब लोग जाते हैं देखने के लिए, तब कानता है तो लाने जा खिलाते हैं, तब कहता ले जाओ। 4 दिन से कल तो लाइट भी नहीं था, लाइट भी नहीं था यहाँ पर, तो कपड़ा से ढक के अपने से जाकर ढक के। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में बहुत सारा पैसा लगाकर एक खुला जिम बनाया गया था, जिससे वहां पर जो लोग हैं वो वहां जाकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वो जो जिम है उसे बढ़ावा देने के बजाय वहां पर महीनों से वो जिम खराब पड़ा हुआ है, वहाँ की मशीनें खराब हो गई हैं। यहाँ तक कि इस जिम में एक फिजिकल टीचर की तैनाती की गई थी, वो भी लापता रहते हैं। खिलाड़ियों को यहाँ सुविधा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। जिम के नाम पर खाना पूर्ति होती है, जबकि जमुई जिले के ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। स्टेडियम परिसर में लगाए गए जिम की स्थिति का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम परिसर में एक जिम को स्थापित किया गया है। वर्षों पहले लाखों रुपए खर्च किया गया यह जिम है, और जिम में रखे गए सामान को अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पर चलने वाले रनिंग मशीन या फिर और भी ट्रेडमिल या जो हो, देख सकते हैं कि महीनों से ये मशीन खराब है और उसी तरह से दूसरा भी मशीन खराब है। और सबसे बड़ी बात है कि बिजली पर चलने वाली ये मशीन तब चलेगी जब बिजली रहेगी, लेकिन देख सकते हैं कि बिजली नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब मशीन चलेगी नहीं तो खिलाड़ी इसका लाभ कैसे उठाएंगे। हम पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक मशीन यह भी है जो खराब पड़ा हुआ है, और लापरवाही यहाँ पर इस कदर कि देख सकते हैं नीचे किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ यहाँ खिलाड़ी स्वास्थ्य लाभ के लिए लाएंगे लेकिन बीमार होकर जाएंगे। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि खिलाड़ी यहाँ पर आकर अभ्यास भी कर रहे हैं, जिम का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जिम का लाभ समुचित तब मिलेगा जब सारे मशीन यहाँ पर सही काम करेंगे। आधे अधूरे मशीन है यहाँ पर। अगर ट्रेनर की बात की जाए तो खेल विभाग के द्वारा यह जिम का संचालन होता है, लेकिन एकमात्र ट्रेनर जो बोला जाए फिजिकल टीचर है जो यहाँ पर आते ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा तब मिलेगा जब इसका समुचित संचालन होगा। यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बात करते हैं कि जिम की हकीकत क्या है, कितना लाभ मिल पाता है आप लोगों को। जिम का लाभ वाकई में सही तरीके से नहीं मिल पाता है बच्चों को, और इस मिलने के कारण क्या है कि संसाधनों की कमी है। संसाधन की कमी, जिला प्रशासन के द्वारा जो नियुक्त किया गया फिजिकल टीचर, वो टीचर भी समय देते ही नहीं हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, और पैसा भी जो भी आता है पता नहीं क्या किस रूप से ये लोग खर्च करते हैं, और संसाधन बच्चों को नहीं, बच्चों के प्रति नहीं, चाहे वो स्कूली गेम करा, फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जिम की क्या हकीकत है बताइए, जबकि सरकार के द्वारा संचालित जिम है, फ्री में मिलने की व्यवस्था है। सरकार के द्वारा संचालित जिम, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर ट्रेनर नज़र आ रहा है, और ना ही सारा मशीन भी टूटा फूटा हुआ है। तो मतलब सरकार तो देती है, लेकिन यहाँ प्रशासन को यहाँ पर आगे आना होगा, और जिम का व्यवस्था मतलब खिलाड़ियों को फायदा क्या नुकसान हो रहा है? खिलाड़ियों को कोई फ़ायदा यहाँ नहीं हो रहा है। जमुई जैसे ज़िले से जो कि नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन सरकार की खाना पूर्ति के लिए एक जिम है, वहाँ वो भी व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित नहीं है। सवाल उठता है कि यहाँ पर जिम संचालन में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। जिम संचालन में कोई सुविधा ही नहीं है, अच्छा से नहीं कुछ हो पाता है, और नहीं बढ़िया से कुछ कर पाते हैं, नहीं सिस्टम है, नहीं कोई करवाने वाले हैं कोई। अभी कौन ट्रेनर है यहाँ पर? अभी कोई ट्रेनर नहीं हुआ है, एक खाली खुलता है जिम, हम लोग आते हैं करके चल रहा है। बस केवल ये कहा जाता है कि जिम खुल जाता है, ताला खुल जाता है कभी कभार एक टाइम, और संचालन नहीं पता है। अब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिजली पर चलने वाली मशीन कैसे चलेगी जब बिजली ही नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन, जो खेल पदाधिकारी है, जो 3 जिलों के प्रभार में है, उनके द्वारा संज्ञान लेना चाहिए, इस जिम को व्यवस्थित करना चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है ताकि जमुई जिले के में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
कुछ ही दिनों बाद होली का त्यौहार आने वाला है। होली को लेकर जिसको लेकर अभी ट्रेन के आवागमन पर भी असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर होली पर बाहर के शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई से आने वाली ट्रेनों की लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। उधर होली के बाद पटना से दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रेनों, देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रेनों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। दरअसल बिहार के काफी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में कामकाज के लिए जाते हैं और महापर्व होली एक ऐसा पर्व है जिसमें अधिकांश बिहार के लोग अपने घर को वापस लौटते हैं। बात चाहे दिल्ली की कर लें, बेंगलुरु की कर लें, मुंबई की कर लें या फिर कोलकाता की कर लें, अगर ट्रेनों की स्थिति देखें तो काफी संख्या में वेटिंग लिस्ट जो है वह बढ़ गया है। दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली से अधिकांश जो ट्रेनें हैं उसमें जो टिकट है वो फुल चल रही हैं और वेटिंग लिस्ट काफी लंबा है। 14 से 17 मार्च तक ट्रेनों में स्लीपर से लेकर अगर थर्ड एसी की बात कर लें तो सभी जो है वेटिंग लिस्ट में चल रही हैं। और इसके अलावा मुंबई की बात करें तो मुंबई से भी काफी संख्या में लोग होली के पर्व पर लौटते हैं बिहार और ऐसे लोगों को टिकट मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा कोलकाता और बेंगलुरु, जहां पर एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है बेंगलुरु में काफी संख्या में रहते हैं, तो ये स्टूडेंट जो अपने घर लौट रहे हैं उन्हें भी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। और ये केवल आने की स्थिति नहीं है, जो यात्री महापर्व होली के बाद इन प्रदेशों में वापस लौट रहे हैं उन्हें भी तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो झेलनी पड़ रही हैं और जो वेटिंग लिस्ट का दंश है उन्हें झेलना पड़ रहा है। होली के बाद 20 से 25 मार्च तक कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। पटना से बेंगलुरु जाने के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है और वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे आखिरकार कैसे जाएंगे। सबसे अधिक जो वापस में लौटने को लेकर परेशानी है वो बेंगलुरु की है और संघमित्रा एक्सप्रेस में 20 तारीख की बात कर लें या फिर 21, 22, 23, 24, 25 तमाम जो है तारीखें, वहां पर जो लौटने वाले लोग हैं उनकी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। तो ये हर साल, और इस बार जब कोरोना का प्रभाव जो है वह चूंकि खत्म हो गया है तो ऐसे में जाहिर सी बात है ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हुए हैं बेंगलुरु में या फिर जो ऑफिसेज हैं वो भी ऑफलाइन चल रहे हैं। तो ऐसे में यात्रियों की भीड़ अधिक है और डिमांड अधिक होने की वजह से लंबी वेटिंग लिस्ट ट्रेनों में देखने को मिल रही है। तो ये केवल होली में नहीं, होली के बाद भी जब पटना से लोग लौट रहे हैं उनकी भी यही स्थिति है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार सदर अस्पताल का जन औषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर सस्ते दर में लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हो जा रही हैं, जिससे लोगों को काफी राहत मिलती है। जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इन दिनों दवा एक बहुत जरूरी और अहम चीज़ है, लेकिन दवाओं की दाम को लेकर एक चर्चा हमेशा मिडिल क्लास परिवार में परेशानी भरा होता है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है उसके बाद ये जो परेशानी है कुछ हद तक आसान हुआ है। लोग जो कटिहार के जन औषधि केंद्र है उसमें दूर दराज से पहुँचते हैं। हालांकि अभी तक जिले में जन औषधि केंद्र का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया है। दूर दराज से कुछ कस्टमर आए हैं दवा लेने के लिए। कारण क्या है इस पर बात करते हैं जी। कहाँ से आए हैं? हम दिलारपुर मनिहारी से आए हैं। अच्छा, क्या फायदा है, कितना फायदेमंद है जो लोग? ये तो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक दवा है यहाँ, और जो मार्केट में दवा मिलता है सेम कंपोजिशन में यहाँ दवा हमको अवेलेबल मिल जाता है और रेट भी मार्केट की तुलना में बहुत कम है यहाँ। जन औषधि के पहले से जो विस्तार पहले से डबल हो गया है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है बहुत अच्छा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज निवासी बीएसएफ के जवान की मौत यूपी विधानसभा चुनाव में लगे ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हो गई, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है उनके गांव लाया गया। योगेंद्र बैठा का पार्थिव शरीर उनके गांव विशनपुरा बाजार लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सभी लोगों की आंखें नम दिखी।
होली को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। काफी ज्यादा यात्री जो हैं यहां से ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरी जगह पर जा रहे हैं और इसी तरीके से कुछ लोग दूसरे राज्यों से भी बिहार वापस आ रहे हैं। होली को लेकर काफी संख्या में लोग दूर शहरों से बिहार आ रहे हैं, जिसके कारण फ्लाइट टिकट का रेट भी बढ़ गया है। टिकट की दर में बढ़ोतरी का असर यात्रियों के जेब पर भी पड़ रहा है। पटना एयरपोर्ट पर हवाई टिकट बढ़ने के कारण यात्रियों की हो रही परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। जैसे जैसे महापर्व होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हवाई यात्रा जो है उसका किराया आसमान छूने लगा है। स्थिति यह है कि पटना से दिल्ली का किराया 14,500 तक पहुंच गया है। किराए में बढ़ोतरी का कारण बुकिंग की डिमांड बढ़ना है। दरअसल कोरोना खत्म होने के बाद अधिकतर दफ्तरों में ऑफलाइन काम शुरू हो चुका है। काफी संख्या में ऑफलाइन काम जो शुरू हुआ उस समय बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में खासकर दिल्ली चले गए हैं और अब होली के समय वापस फिर से आने के कारण हवाई किराया का दर जो है वह काफी बढ़ गया है। कई यात्रियों ने तो हवाई यात्रा का दर अधिक होने की वजह से ट्रेन और दूसरे माध्यमों का सहारा लेना ही बेहतर समझा है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी हालांकि काफी लंबी देखने को मिल रही है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु से पटना आने के लिए किराए में बढ़ोतरी 1.5 से 2.5 गुना देखने को मिल रही है। 17 मार्च की अगर बात करें तो 17 मार्च को पटना आने का न्यूनतम किराया 10,000 रुपये है, जबकि अगले 2 दिनों तक दिल्ली पटना रूट के विमानों का किराया 6,000 के आसपास है। दिल्ली से सुबह 6:25 पर जो इंडिगो की फ्लाइट आती है उसके विमान का किराया 9,000 के आसपास है। एयर इंडिया के विमानों में दिल्ली से पटना रूट पर अपेक्षाकृत किराया ज्यादा है। बेंगलुरु की भी भारी डिमांड है क्योंकि यहाँ काफी संख्या में बिहार के छात्र रहते हैं जो होली में वापस बिहार लौटेंगे। इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो 16 मार्च को मुंबई से पटना आने का किराया जो 3,000 से 6,000 है, उस दिन 8,000 के आसपास होगा और अब उम्मीद जताई जा रही है कि होली तक यह 12,000 तक पहुंच जाएगा। पटना दिल्ली रूट पर सबसे अधिक 20 जोड़ी विमानों का परिचालन फिलहाल हो रहा है, जबकि मुंबई के लिए 5 जोड़ी फ्लाइटें उड़ान भर रही हैं और इसके अलावा बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु के लिए 7 जोड़ी फ्लाइट जो है वो उड़ान भर रही हैं। तो होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, निश्चित तौर पर जो हवाई किराया है उसमें बढ़ोतरी होगी और इसकी एक मुख्य वजह यह है कि जो ऑफलाइन ऑफिसेज हो गए हैं उसकी वजह से काफी संख्या में जो लोग गए हैं वो अब धीरे धीरे वापस लौटेंगे। बेंगलुरु से भी काफी संख्या में स्टूडेंट्स वापस लौटेंगे और यही वजह है कि लोगों को हवाई किराए के लिए अपनी जेब जो है उससे ज्यादा पैसे निकालने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।